चींटी और हाथी। रानी चींटी बहुत मेहनती थी। सभी चींटियां रानी चींटी की बात को मानती थीं। मिलजुल कर वे अपना घर बना रही थी। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक हाथी भी रहता था, जो बहुत शैतान था। वह सभी जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता था। जब चींटियों का घर बनकर तैयार हो गया, तब वे अपने लिए खाना जमा करने लगी। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो? कितना थक जाते होंगे। मैं अपनी सूंड से तुम्हारे घर को कभी भी नष्ट कर सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर अप्पू ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया। कुछ पानी पिया और कुछ चींटियों पर डाला। रानी चींटी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हम बहुत दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं अप्पू, पानी डालकर हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो अप्पू। हम सभी जानवरों को मिलजुल कर जंगल में रहना चाहिए। हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम इतनी छोटी चींटी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने अप्पू को पकड़ने के लिए जाल फैलाया और अप्पू उस जाल में फंस गया। तभी रानी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी। उसने अप्पू हाथी की जान बचाने की सोची। वह अप्पू के पास गई और बोली, अप्पू दोस्त, घबराओ नहीं। मेरा दोस्त चूहा तुम्हारा जाल काट देगा और इस शिकारी को तो मैं मजा चखाती हूँ। सभी चींटियां शिकारी के पास गईं और उसे जगह जगह काटने लगी। शिकारी डर से तिलमिला उठा और जंगल छोड़कर भाग गया। चूहे ने अप्पू का जाल काट दिया। अप्पू ने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो चींटी रानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया, तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया, तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई साहब, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे अंडों को खा गए। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया। एक गांव में कल्लू नाम का एक कसाई रहता था। उसकी गांव में मीट की दुकान थी। वो जंगल जाकर मुर्गियां पकड़ता और अपनी दुकान में काटकर उन्हें बेचा करता था। लेकिन कसाई होने के बावजूद भी वो दिल का बहुत नेक इंसान था और बेजुबान पशु पक्षियों की वो मदद भी किया करता था।
एक दिन जब कल्लू मुर्गियां पकड़ने जंगल गया, तभी उसकी नजर एक सुनहरी मुर्गी पर पड़ी जो एक झाड़ी में फंसी हुई थी। उसे देखकर कल्लू ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, इतनी सुनहरी और बड़ी मुर्गी, मैं इसे झाड़ियों से निकालता हूँ, इसे बेचकर तो खूब पैसे मिलेंगे। और कल्लू ने उस सुनहरी मुर्गी को झाड़ियों से निकालकर अपने थैले में बंद कर दिया। जब कल्लू ने उसे थैले से बाहर निकाला तो उसकी हालत देखकर उसे बहुत तरस आया। अरे, इस मुर्गी को तो बहुत चोट लगी है, इसके तो पंख भी टूट गए हैं। नहीं नहीं, मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा, मैं इसकी पहले सेवा करूंगा, इसे ठीक होने दूंगा। और कल्लू ने उस मुर्गी की मरहम पट्टी करी, उसे खाने को अच्छा अच्छा दाना दिया और उसे बाकी मुर्गियों से अलग रखा। कल्लू का ऐसा बर्ताव देखकर मुर्गी ने मन ही मन सोचा, ये इंसान है तो कसाई, लेकिन बहुत अच्छा है, इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन कल्लू को बाकी मुर्गियों को काट कर बेचता देख सुनहरी मुर्गी को बड़ा दुख हुआ। काश कि कल्लू सभी मुर्गियों के साथ मेरे जैसा ही बर्ताव करता। लेकिन वो सुनहरी मुर्गी ये नहीं जानती थी कि एक दिन मौका पाकर कल्लू उसे भी बेच देगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ ही दिनों में वो मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई और अपने बाड़े से बाहर घूमने लगी। एक दिन एक ग्राहक की नजर उस सुनहरी मुर्गी पर पड़ी। उसने कल्लू से कहा, अरे भाई कल्लू, ये सुनहरी मुर्गी बेचने के लिए है क्या? हाँ हाँ सेठ जी, ये भी बिकाऊ है। अरे भाई, कितना दाम है इसका? सेठ जी, बाकी मुर्गियों से थोड़ा ज्यादा ही है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हमारे लिए तैयार कर दो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ग्राहक के जाने के बाद जैसे ही कल्लू सुनहरी मुर्गी को काटने के लिए पकड़ने लगा, तभी सुनहरी मुर्गी ने कल्लू से कहा, ये क्या कल्लू, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की, मुझे प्यार दिया और आज तुम मुझे काट रहे हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुर्गी को बोलता देख कल्लू हैरान हो गया और उसने मुर्गी से कहा, देखो मुर्गी, तुम घायल थी, तुम्हारी जान बचाना मेरा धर्म था, लेकिन मैं मुर्गियां बेचता हूँ, ये मेरा कर्म है। अगर मैं तुम लोगों को बेचूंगा नहीं तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ा तो हर रोज एक सोने का अंडा तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी सारी सहेली मुर्गियों को तुम जंगल में आजाद छोड़ दोगे, वादा करो? और अपने वादे अनुसार मुर्गी ने कल्लू को एक सुनहरी अंडा दिया और कल्लू ने भी अपना वादा पूरा किया। वो सारी मुर्गियों को जंगल में छोड़ आया और कल्लू ने भी फिर कभी मुर्गियों को नहीं काटा, क्योंकि उसे सोने का अंडा जो मिल रहा था। एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। क्योंकि वह जंगल का राजा था, इसीलिए वो कभी भी किसी को भी खा जाता। एक दिन जब राजा अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तभी एक छोटे से चूहे की नजर शेर पर पड़ी। अरे वाह, इतना बड़ा शरीर, इतने बड़े बड़े पंजे, इनके तो दांत भी बहुत नुकीले लग रहे हैं। शेर राजा जी का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी सब जानवर इनसे इतना डरते हैं। चलो गुफा में अंदर चल के देखता हूँ। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुँचा, अचानक शेर की आँख खुल गई और उसने चूहे को दबोच लिया। अरे वाह, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आ गया, मजा आ गया। मुझे माफ कर दो राजा जी, मैं तो गलती से आपके पास आ गया। मुझे खाकर तो आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। हो सकता है मैं आपके कभी काम भी आ जाऊं। चूहे की यह बात सुनकर राजा के मन में दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, वैसे भी मेरा पेट आज बहुत भरा हुआ है। जाओ, मैं आज तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। और इस तरह चूहे की राजा ने जान बख्श दी। एक दिन राजा शेर भोजन की तलाश में नदी किनारे पहुँचा।
वहाँ उसे शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। गुस्से में आकर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये तो राजा जी की आवाज है। लगता है हमारे राजा किसी मुसीबत में है। चलो उनकी रक्षा करते हैं। चूहे ने जब शेर को जाल में फंसा देखा तो अपने दोस्तों के साथ तुरंत जाल को काट दिया और अपने राजा की जान को बचा लिया। शेर को खुला पाकर शिकारी भी भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद से शेर और चूहा अच्छे मित्र बन गए। एक सीधा सादा हाथी और एक चालाक लोमड़ी दोस्त थे। दोनों साथ में घूमा करते थे। एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। आओ, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। अब तुम दोनों में से एक मेरा भोजन बनेगा। यह सुनकर हाथी बहुत घबरा गया। उसने लोमड़ी से कहा, तुम शेर से बात करके देखो। ठीक है। शेर भाई जरा मेरी बात तो सुनो। आपके कान में कुछ कहना है। कहो। शेर भाई, आप तो मेरे भाई हैं। मैं तो आपकी सब बातें मानती हूँ। मुझे खाकर आपका कोई फायदा नहीं। आपका पेट भी नहीं भरेगा। सच कह रही हूँ। इसीलिए एक आपको उपाय बताती हूँ। आपको हाथी को ही खाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेट भरेगा। इतना बड़ा हाथी खाने के बाद 2-4 दिन मजे से आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। नहीं तो मुझे खा के कल तक फिर भूख लग जाएगी। पर वो कैसे हो सकता है? मैं तुम दोनों को खाऊंगा। अरे नहीं, आप मेरी बात मानो। आपको बस मेरे साथ मिलकर हाथी को गड्ढे में गिराना होगा। फिर दोनों ने मिलकर हाथी को गड्ढे में गिरा दिया। अब शेर खुश था कि उसका शिकार कब्जे में है। अब तुम इधर आओ चालाक लोमड़ी। खुद को बहुत चालाक समझती हो। अपने प्रिय दोस्त हाथी को भी मेरे लिए धोखा दे दिया। ऐसा कहकर शेर ने लोमड़ी को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे खा गया, जो दगाबाज थी। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही दयालु था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। इन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए शहर से शिकारी शिकार करने के इरादे से वहां आते थे। एक दिन शिकार के दौरान शेर को शिकारी का तीर लग गया, पर इससे पहले कि शिकारी शेर को पकड़ पाते, वह भागकर किसान के घर के आगे बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान ने जब घायल शेर को देखा तो उसने शेर की मरहम पट्टी की और साथ में भोजन भी कराया। कुछ दिन बाद जब शिकारी दोबारा जंगल में आए तो वह उसी शेर को पकड़ने में कामयाब हो गए। हमें शहर तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। शेर तो मांसाहारी होता है। क्यों ना इसे जंगल से कुछ शिकार करके खिला दें? हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी शिकारियों की नजर लकड़ियां काटते हुए एक किसान पर पड़ी। यह वही किसान था जिसने शेर की मदद की थी, उसकी जान बचाई थी। शिकारी ने जबरदस्ती किसान को पकड़ा और शेर के पिंजरों में डाल दिया। सुनो शेर, अब यही तुम्हारा भोजन है, इसे खाओ। शेर बहुत गुस्से में था और भूखा भी, लेकिन जैसे ही वह किसान के पास पहुंचा, उसने किसान को पहचान लिया और उसे चाटने लगा। एक इंसान और जानवर की ऐसी अद्भुत दोस्ती देखकर शिकारी हैरान रह गए और उन्होंने उन दोनों को आजाद कर दिया। अच्छे कर्म। चिंकी सरसपुर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी किसान थे और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत किया करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी
कि किसी तरह चिंकी को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। चिंकी अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी और खाली समय में अपने पिता के साथ खेतों में काम भी किया करती थी। एक दिन चिंकी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े बैल को तंग कर रहे थे। चिंकी ने वहां जाकर उन बच्चों से कहा, अरे रामू, श्यामू, तुम इस बैल को तंग क्यों कर रहे हो? और चिंकी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। चिंकी बैल को पानी पिलाती है और चारा खिलाती है, लेकिन चिंकी बैल की हालत देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? घर में माँ बाबूजी इसे देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और चिंकी उस बैल को अपने घर ले आती है। चिंकी के साथ बैल को देखकर उसके माता पिता हैरान होते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये बैल कहाँ से ले आए तुम? चिंकी उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे खुद खाने के लाले पड़े हैं, हम इस बैल को क्या खिलाएंगे? चलो, अब तुम ले ही आई हो तो ये हमारा मेहमान है, हम इसकी खूब सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंदर बांध देती हूँ। चिंकी और उसके माता पिता बैल की खूब सेवा करते हैं, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, वो उनके ही घर रहता है। जरा जाकर खेतों में अपने पिताजी को खाना तो दे आओ। ठीक है माँ। चिंकी रोटी लेकर खेत की ओर चल पड़ती है और वो बैल भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ चलने लगता है। चिंकी उसे खेतों में देखकर हैरानी से पूछती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे? चिंकी की बात सुनकर वो बैल बोलने लगता है। बैल को बोलता देख चिंकी और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। मैं एक जादुई बैल हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ठीक किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें इनाम देने की। ऐसा कहते ही बैल हल लेकर पूरे खेत में घूमने लगा और उसने देखते ही देखते पूरे खेत में फसल की जुताई कर दी और एक जगह खड़े होकर वो पैरों से कुछ खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वहां से एक सोने का भरा घड़ा निकला। बैल ने वो घड़ा निकालकर चिंकी के पिताजी को दे दिया और तभी अचानक वहां एक तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी भी आ गई। बैल ने चिंकी के पिता से कहा, मैं अब जा रहा हूँ, ये बैलों की जोड़ी तुम्हारी खेती में मदद करेगी और ये सोना चिंकी की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसा कहकर जादुई बैल वहां से गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं, अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। कौवे। एक जंगल में दो कौवे रहते थे। एक था कालू और दूसरे का नाम था भोलू। दोनों मिलजुल कर साथ साथ रहते थे, लेकिन उनमें से कालू बहुत चालाक और हट्टा कट्टा था और बेचारा भोलू जैसा नाम वैसा ही सीधा और सादा था। एक दिन कालू और भोलू में बहस हो गई। मैं तुमसे ज्यादा हट्टा कट्टा हूँ, इसलिए मैं तुमसे ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और ज्यादा समझदार हूँ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। कालू कहता है कि वह ताकतवर है और भोलू कहता है कि वो ताकतवर है। बस ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दोनों अपने बीच में प्रतियोगिता रखते हैं। जो भी अपनी चोंच में एक थैली में कुछ भरकर जितना ज्यादा ऊपर उड़ेगा वो ही ताकतवर होगा। कालू बहुत चालाक था। उसने अपने थैले में रुई की गेंदें भर दी, लेकिन भोलू के थैले में नमक भर दिया, जिस बात का भोलू को पता ही नहीं चला। अब दोनों ने उड़ान भरनी शुरू की। देखते ही देखते कालू ऊपर की तरफ चला गया और बेचारा भोलू वजन के मारे ज्यादा देर तक ऊपर नहीं उड़ पाया। वह नीचे नीचे ही उड़ता रहा, क्योंकि उसकी थैली में ज्यादा वजन था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। कालू बहुत परेशान हो गया, क्योंकि रुई की गेंदें बारिश के पानी की वजह से भारी हो गई थी
जिसकी वजह से उसका थैला भी भारी हो गया था। उसे उड़ने में बहुत परेशानी होने लगी। लेकिन भोलू को बारिश अच्छी लगने लगी, क्योंकि बारिश के कारण उसका थैला अब हल्का हो गया था, क्योंकि बारिश के कारण उसके थैले में रखा नमक घुलने लगा था। अब भोलू ऊपर उड़ने लगा और उसने चुनौती भी जीत ली। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आलसी तोता। एक पेड़ पर 2 तोते रहते थे, किट्टू और मिट्ठू। एक बहुत आलसी और दूसरा बहुत ही समझदार था। एक दिन समझदार तोते ने देखा कि पेड़ की जड़ से जल गई है, जो पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती जा रही है। अरे देखो, हमारे पेड़ पर एक बेल ऊपर की तरफ आ रही है। चलो मिलकर इसे काट दें। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए दोस्त। मैं अकेले इस बेल को नहीं काट सकता। आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम कल काट लेंगे। ठीक है दोस्त, पर हम कल इसे जरूर काट लेंगे। अगले दिन फिर से तोते ने मिट्ठू को आवाज लगाई। मिट्ठू मिट्ठू देखो, बेल तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। आओ इसे काट दें। कहीं शिकारी आ गए तो इसके सहारे हमारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। मिट्ठू तुम बात को समझो, अभी तो बेल नाजुक है, मिलकर हम इसे काट सकते हैं। अगर ये सख्त हो गई तो इसे काटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए और बेल पक्की हो गई। तोता रोज मिट्ठू को आवाज लगाता, लेकिन मिट्ठू कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। किट्टू तोता अपने बच्चों को लेकर दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसे पता था कि मजबूत बेल के सहारे कभी भी शिकारी आकर उसके बच्चे ले जा सकते हैं। मिट्टू, मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर रहने जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलोगे? यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मिट्ठू तोता आलसी होने की वजह से हर काम कल पर टालता रहा। इसी तरह एक दिन जब शिकारियों की नजर मिट्ठू के बच्चों पर पड़ी, तो उन्होंने मजबूत बेल पर चढ़कर मिट्ठू के बच्चों को उठा लिया। अंत में मिट्ठू को अपने आलसीपन के कारण बहुत पछताना। सुखीला लाला की दुकान बाजार के एकदम बीचों बीच थी। वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उनकी दुकान के सामने एक हलवाई नई दुकान खोलता है। उसके यहाँ पर रोज सुंदर सुंदर बड़े बड़े मजेदार दुकान तक आती। यह बात देखकर लाला जी के मुंह में हमेशा पानी आता रहता और लाला जी जाकर वहाँ पर खूब मजे से लड्डू, समोसे, कचौरी और जलेबियाँ खाते। मजा आ गया भाई, तुमने यहाँ दुकान खोलकर बड़ा अच्छा काम किया। अब तो घर का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी बीवी तो कुछ भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। अरे तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले भाई क्या बताऊं, सबसे अच्छे हैं। और हाँ, कल इमरती जरूर बनाना, बहुत दिन हुए मैंने खाए नहीं। बिल्कुल लाला जी, कल जरूर बन जाएगी इमरती आपके लिए। अब लाला जी के खूब मजे आते। लाला जी अपनी दुकान पर ही लजीज खाने के व्यंजन मंगाते रहते और खाते रहते। जो भी ग्राहक आता वो हैरान हो जाता यह देखकर कि लाला जी हर समय बस खाते ही रहते हैं। लाला जी की पत्नी उनका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि लगातार लाला जी का वजन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन उसने कहा, अजी सुनते हो, तुम्हारा ये वजन कैसे बढ़ रहा है? मैं तो तुम्हारे खाने पीने का काफी ख्याल रखती हूँ। खाने में तेल का जरा भी इस्तेमाल नहीं करती, बस कुछ बूंदे डालती हूँ ताकि तुम्हारा वजन ना बढ़े। लेकिन तुम्हारा वजन तो लगातार बढ़ रहा है। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो जो दुकान पर भेजती हूँ? अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो वो सारा खाना खाता हूँ जो तुम भेजती हो। कैसी बातें कर रही हो? लाला जी जो भी खाना उनकी पत्नी भेजती थी उसे नौकरों को खिला दिया करते थे। कौन खाए ये रूखा सूखा? मैं तो जलेबी इमरती खाऊंगा। एक दिन लाला जी की पत्नी
चुपके से उनकी दुकान के पास आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि लाला जी लगातार सामने के हलवाई से सामान मंगवाकर खाते ही जा रहे हैं। अब लाला जी की पत्नी को सारी बात समझ में आ गई कि इसी कारण लाला जी का वजन लगातार बढ़ रहा है। तब वो डॉक्टर के पास जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन लाला जी को रास्ते में डॉक्टर मिल जाता है और वो कहता है, अरे लाला जी, आपका वजन तो लगातार बढ़ रहा है। ये आपके लिए अच्छा नहीं। लगता है आप खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। और मैंने आपको कई दफा दुकान पर इमरती चाट वगैरह खाते देखा है। ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। संयम से खाना भी इंसान का कर्तव्य है, नहीं तो बहुत जल्द आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी जान लेना चाहते हो क्या? मैं नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ आप जुग जुग जिए, इसीलिए समझा रहा हूँ। लाला जी को डॉक्टर की बात समझ आ गई और अपनी दुकान के सामने शीशे के दरवाजे लगाए ताकि हलवाई के यहाँ जो भी पके उसकी खुशबू उनकी दुकान तक न आए, नहीं तो उनका मन ललचा जाता था। में टोनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक चील था और उसका एक पुत्र भी था। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। साथ ही साथ उसी जंगल में एक सुंदर तोता भी रहता था। एक दिन चील महाराज का पुत्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया है सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे पिताजी? अवश्य बेटी, अवश्य। पहले तुम ये तो बताओ बेटी कि उस फल का नाम क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। जी पिताजी, उस फल का नाम है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे पिताजी? ये बात सुनकर चील महाराज अपने सेनापति को एप्पल लाने का आदेश देता है और कहता है, सेनापति, अभी जाओ और जाके एप्पल लेके आओ। मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है, इसे एप्पल ला के देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एप्पल लेके आता हूँ। इस तरह महाराज के सेनापति एप्पल लाने निकल पड़ता है। सेनापति पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता है। तब चील सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, पर कहीं भी एप्पल नहीं मिल रहा। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा और महाराज का बेटा अब क्या खाएगा? ये सोचते हुए सेनापति चील महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है। महल में आकर सेनापति बोलता है, महाराज, मैंने पूरा जंगल छान मारा पर कहीं भी मुझे एप्पल नजर नहीं आया। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया और बोला, क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? पूरे जंगल में एक भी एप्पल पेड़ नहीं है। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? उसे अगर पता चलेगा कि मैंने उसके लिए एप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया तो वह गुस्सा हो जाएगा ना। महाराज और सेनापति बात कर रहा होता है। उसी दौरान महाराज का बेटा आ जाता है और कहता है, पिताजी, एप्पल लाए हैं या नहीं? मुझे एप्पल दीजिए, खाऊंगा। अरे मेरे बेटी, गुस्सा क्यों करती हो? दरअसल बात ये है कि मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल लाके नहीं दिया तो मैं इस महल से चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी करके तुम एप्पल का जुगाड़ लगाओ। महाराज, ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं, जिससे पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि महाराज ने एप्पल लाने का आदेश किया है। ऐसा करने से कोई न कोई एप्पल का जुगाड़ जरूर करेगा। तो फिर तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जो भी एप्पल लाके देगा उसे ज्यादा से ज्यादा उपहार दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। इस तरह सेनापति जंगल में ऐलान करने चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। अगर किसी के पास है या कोई भी अगर महाराज को एप्पल देना चाहते हैं तो अभी जाकर महल में महाराज से मिले। एप्पल के बदले में उन्हें अनेक कीमती पुरस्कार दिया जाएगा। सेनापति की बात
टोनी और उसके बच्चों के कान तक पहुंचती है। तब टोनी का एक बच्चा बोलता है, माँ क्या आपने सुना? महाराज ने पुरस्कार देने की बात की है। चलो माँ, महाराज के पास चलते हैं और पुरस्कार लाते हैं। अरे बेवकूफ, पुरस्कार ऐसे ही थोड़ी देंगे। तुमने सुना नहीं, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी महाराज को एप्पल देगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ये बात सुनकर टोनी का बेटा बोला, तो चलो ना माँ, हम लोग एप्पल लेके चलते हैं और पुरस्कार लेके आते हैं। लेकिन बेटा, एप्पल मिलेगा कहाँ? मुझे जहाँ तक पता है इस जंगल में तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। माँ तो चलो ना महाराज के पास, पूरी बात सुन के आते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी सच्चाई मालूम करना चाहिए। चलो जाके मालूम करते हैं कि आखिर बात क्या है। टोनी और उनके बच्चे महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। धरचील महाराज के सेनापति फिर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी कोई महाराज को एप्पल ला देगा उसे ढेर सारा पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात उसी जंगल में रह रहे तोते के कान में पहुंचती है। ये तो चील महाराज का सेनापति ऐलान कर रहा है। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी सच्चाई मालूम करता हूँ। ये सोचकर तोता महाराज के महल की तरफ रवाना होता है। सेनापति का ऐलान उसी जंगल के दुष्ट कौवा भी सुनता है। अरे वाह, महाराज पुरस्कार देंगे। ऐलान सुनकर मजा ही आ गया। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी घटना पता करता हूँ। ऐसा सोचकर कौवा भी महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में महाराज के पास सभी पक्षी आ जाते हैं। महाराज, मैं पूरी बात समझा नहीं, आखिर बात क्या है? हाँ महाराज, तोता ठीक कह रहा है। आखिर बात क्या है? देखो पक्षियों, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वह एप्पल खाना चाहता है। मैंने अपने सेनापति को एप्पल लाने जंगल भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर एप्पल उसे कहीं नहीं मिला। एप्पल नहीं मिलने पर मेरा बेटा गुस्सा कर लिया। तुम लोग कुछ भी करके एप्पल का जुगाड़ लगाओ। जो भी एप्पल ला कर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज, हमें अब एप्पल कहाँ मिलेगा? अगर मेरे पास एप्पल होता तो मैं अवश्य लाता। महाराज, मेरे पास भी एप्पल नहीं है। महाराज, मेरे पास भी नहीं है। सभी पक्षी बात कर रहा होता है, तभी महाराज का बेटा आ जाता है और बोलता है, पिताजी, एप्पल लाए हैं। देख रहे हो तुम लोग, मेरा बेटा एप्पल खाने के लिए कैसे मुझसे आग्रह कर रहा है। मेरे पास इतना धन दौलत होते हुए भी मैं अपने बेटे के लिए एप्पल नहीं ला पा रहा हूँ। महाराज की ये बात सुनकर टूनी महाराज के बेटे को समझाते हुए बोलती है, सुनो राजपुत्र, तुम बहुत बड़े धनवान के बेटे हो। हर समय जिद करना ठीक नहीं है। सब कुछ हर समय पर नहीं मिल पाता। हर चीज का एक समय होता है। अगर आप मुझे 1 महीने का समय दें तो मैं तुम्हारे लिए मेरे खेत में एप्पल का पेड़ लगाकर उसमें एप्पल उगाऊंगी। तब मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाऊंगी। टूनी चिड़िया की मीठी मीठी बात सुनकर राजपुत्र ने कहा, ठीक है आंटी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जब तब कुछ नहीं मांगूंगा। मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। आप मुझे 1 महीने के बाद एप्पल लाकर दोगी ना आंटी? जरूर, आप बस 1 महीने का इंतजार कीजिए। इस तरह महाराज के बेटे ने टोनी को 1 महीने का समय दिया। वाह टोनी वाह, तुमने तो मेरे बेटे को आसानी से समझा दिया। कौवा तब मन ही मन कहता है, अरे वाह, टूनी तो बहुत चालाक है। ये तो खुद ही इनाम लेना चाहती है, होने नहीं दूंगा। तब कौवा महाराज से कहता है, महाराज, आप मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम्हें भी समय दिया जाता है। ये बात सुनकर तोता बोलता है, महाराज, तो फिर मैं क्यों बाकी रहूं? मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम तीनों को 1 महीने का समय दिया जाता है। तुम तीनों एप्पल उगाओ। जिसका एप्पल मेरा बेटा पसंद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले चले जाते हैं।
इधर टूनी और उनके बच्चे अपने खेत में हल चलाने लगते हैं। खेत की जुताई हो जाने पर टूनी बोलती है, सुनो मेरे बच्चों, महाराज ने कहा है कि मुझे 1 महीने में एप्पल उगा कर ले जाना होगा। अगर हमने एप्पल उगा कर दे दिया तो हमें पुरस्कार दिया जाएगा, अन्यथा हमें सजा भी मिल सकती है। इसीलिए हमें बड़ी सावधानी पूर्वक एप्पल का पेड़ उगाना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। लेकिन माँ, हम लोग 1 महीने में एप्पल कैसे उगाएंगे? एप्पल उगने में तो हमें 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा ना? तुम ठीक कह रहे हो बेटे, हम लोग 12 माही एप्पल का पेड़ लगाएंगे। 12 माही एप्पल का पेड़ जल्द ही बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है। ठीक है माँ, हम लोग बाजार चलते हैं। ऐसा कहते हुए टूनी अपने बच्चों के साथ बाजार की ओर बीज लाने चली जाती है। कुछ देर के बाद टूनी बीज लेके आ जाती है और अपने खेत में बो देती है और अपने घोंसले में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब टूनी अपने खेत पर आती है तो छोटे छोटे एप्पल के पेड़ उसे नज़र आते हैं। तब टूनी अपने बच्चों के साथ खेत की सिंचाई करती है और समय समय पर उचित खाद भी डालती रहती है। उधर तोता भी खेत की जुताई करता है। तोता बोलता है, खेत तो जोत दिया हूँ, अब बाजार जाता हूँ और 12 माही एप्पल का पेड़ ले आता हूँ। ये कहकर तोता बाजार की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद तोता एप्पल का बीज लेकर आता है। बीज लाकर तोता अपने खेत में बो देता है और अपने घोंसले में चला जाता है। 2-3 दिन बाद जब तोता अपने खेत में आता है तो छोटे छोटे एप्पल के पेड़ देखता है। अरे वाह, मेरे खेत में कितना अच्छा एप्पल का पेड़ उगा है, पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। ऐसा करता हूँ, आज पूरे दिन खेत की सिंचाई करता हूँ ताकि टूनी और कौवा से पहले मेरा एप्पल पेड़ बड़ा हो जाए। तोता पूरे दिन अपने खेत में पानी डालता रहता है। पूरे दिन पानी डालने के बाद तोता अपने घोंसले में चला जाता है। अगले दिन जब तोता अपने खेत में वापस आता है तो वह देखता है कि सारा एप्पल का पेड़ ज़्यादा पानी डालने की वजह से गिर गया है। यह देखकर तोता का मन खराब हो जाता है और वह रोने लगता है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? ओहो, ज्यादा पानी देने की वजह से पेड़ गिर गया है। मुझे ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए था। उधर कौवा भी अपने खेत